Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. So in today's session we are going to discuss the question number 32, 33 and 34 from the section C of sample question paper science. ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो सेक्शन सी है उसके अंदर फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं। इसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस कर लिया है, जो कि एमसीक्यूज थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो एसर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। एसर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में हमारे पास चार ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। अब जो ऑप्शन ए होता है उसमें होता क्या है कि एसर्शन दिया रहता है, रीजन है, फिर हमें चेक करना रहता है कि जो रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं, वो हमें चेक करना रहता है। तो ऑप्शन ए के अंदर हमें चेक करना है कि एसर्शन ए है वो ट्रू है कि नहीं, फिर देखेंगे कि रीजन ट्रू है कि नहीं। अगर एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू है तो फिर हम चेक करेंगे कि जो रीजन है वो एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर तीनों चीजें करेक्ट हो जाती है तो हम ऑप्शन ए टिक कर देते हैं। देन ऑप्शन बी के अंदर होता है कि एसर्शन चेक करते हैं, अगर वो करेक्ट मिलता है देन चेक करते हैं कि रीजन, अगर वो भी करेक्ट मिलता है फिर चेक करते हैं कि क्या रीजन एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं करता है तो हम ऑप्शन बी को सिलेक्ट करते हैं। फिर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी के अंदर उस उस केस में हम उसको सिलेक्ट करेंगे जब एसर्शन करेक्ट हो और रीजन इनकरेक्ट हो, तो ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन जिसमें एसर्शन रॉन्ग दिया हो और रीजन करेक्ट दिया हो तो उसमें हम ऑप्शन डी टिक करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन पेपर के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 गिवन है। 32 के अंदर बताया गया है कि एसर्शन गिवन है इसमें, a point object is placed at a distance of 26 centimeter from a convex mirror of focal length of 26 centimeter. The image will not form at infinity. तो ये हमें चेक करना पड़ेगा बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला कि भाई वो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो इन्फिनिटी पे बन रहा है कि नहीं, या फिर किसी और ऑब्जेक्ट किसी और प्लेस पे बन रहा है। वैसे कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी ये कहती है कि उसका इमेज राइट साइड ऑफ द पोल बनना चाहिए और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो गिवन डेटा है वो लिखेंगे सबसे पहले। सो गिवन डेटा में ये है कि पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम यू से डिनोट करते हैं, दैट इज यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ 26 सेंटीमीटर। माइनस हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में रखते हैं और वो नेगेटिव आता है उसका डिस्टेंस। अब जो फोकस है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। तो जो अपने पास कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके का दिखता है। उसमें जो पॉइंट पोल है वो तो यहीं पे आ जाएगा, देन फोकस एंड देन सेंटर। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो फोकल लेंथ है वो राइट साइड टू द पोल है। तो राइट साइड टू द पोल का मतलब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव लिया जाएगा, दैट इज वाई हमने फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिया है। देन मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जहां पे f क्या होता है अपना फोकल लेंथ होता है, ये फोकल लेंथ है। और यहाँ पे v क्या है, v इमेज डिस्टेंस है, कहां से, पोल से, पोजीशन ऑफ द इमेज है। v इज पोजीशन ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ द मिरर। और u यहाँ पे क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज गिवन है वो हम मिरर फॉर्मूला में फिट करेंगे तो हमारे पास इमेज का पोजीशन आ जाएगा। सो
अगर हमें इमेज का पोजीशन निकालना है तो हमें जो भी डेटा गिवन है उसको वन साइड पे लेना पड़ेगा, यानी कि 1/v विल बी इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब इसमें जो वैल्यूज है वैल्यूज पुट करेंगे, 1/v इक्वल टू 1/f का वैल्यू 26 है, माइनस 1/u का वैल्यू है माइनस ऑफ 26, तो माइनस ऑफ 26 हमने रखा है इसमें। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ गई है इसकी 1/v इक्वल टू 1/26 प्लस माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो प्लस, और यहाँ पे 1/26 प्लस 1/26 इज 2/26 और 2/26 इज 1/13। अब यहाँ पे जो वैल्यू आया है पोजीशन ऑफ इमेज का, दैट इज v इक्वल्स टू पॉजिटिव 13 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस ऑफ 13 सेंटीमीटर। प्लस ऑफ 13 सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है? प्लस ऑफ 13 सेंटीमीटर, इट इज जस्ट सिंपली मीन्स दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द पोल ऑफ द मिरर। जो मिरर है उसके पोल से राइट साइड में 13 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म हुआ है। और डायग्रामेटिकली अगर आपको देखना है तो हम इसका डायग्राम भी बना सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे जो ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ था और उसका इमेज फॉर्मेशन हुआ है। लेट अस सपोज ये मिरर है जिसके पॉलिशिंग डिसाइड करती है कि कौन सा मिरर कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव है। तो इसमें जो पॉलिशिंग है वो आप देख सकते हैं कि आउटवर्ड सरफेस पे उसके जो मतलब कि कर्व्ड साइड पे, जो इनवर्ड साइड है उस पे पॉलिशिंग है, तो हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये पॉइंट P जिसको हम पोल बोलते हैं, और ये पॉइंट F है जिसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, और एक पॉइंट और आएगा इसमें, पॉइंट C। पॉइंट C इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया गया था? 26 सेंटीमीटर पे, और इसका फोकल लेंथ भी कितना है? फोकल लेंथ है 26 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 26 सेंटीमीटर। लेट अस सपोज ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इसका पोल से डिस्टेंस कितना है? 26 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट। नाउ अब इसमें अगर हमें इमेज फॉर्मेशन करना है तो हमें रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो एक रे मैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेता हूं, तो जो रे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, इफ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन अ mirror, spherical mirror, it will either pass through the principal focus or it will seem to pass through the principal axis, sorry, principal focus। तो यहाँ पे ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसमें एक्चुअली प्रिंसिपल फोकस से पास नहीं करती है, वो यहाँ से पास होती हुई हमें इमेजनरली, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर बनाएंगे तो वहां से पास होती हुई नजर आएगी। तो दिस इज हाउ इट इज रिफ्लेक्टेड बैक, और इसको हम बैक साइड में ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज हाउ इट इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब एक रे हमें और चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एटलीस्ट टू रेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ इमेज, फॉर्म एन इमेज। तो एक यहाँ पे हम इसके प्रिंसिपल फोकस से पास, सॉरी, जो पोल है उससे पास करवा लेते हैं। पोल पे अगर इंसिडेंट होती है तो इसका रूल ये कहता है कि वो जितने डिग्री से यहाँ पे इंसिडेंट हुई है उतने डिग्री से वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ओके, और अगर इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में रेस को बढ़ाएंगे तो एट दिस पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर गई दो रिफ्लेक्टेड रेस, वहां पे इमेज फॉर्म हो गया, और उस पॉइंट पे हम उस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस के साथ परपेंडिकुलरली मैच करवाएंगे तो वो हाइट ऑफ द इमेज भी बन जाएगा। ठीक है, सो
दिस इज इमेज, और वो पोल और फोकस के बीच में बना है। तो जो पोजीशन, वैसे अगर वर्ड्स में बोला जाए तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे हुआ है? द पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन पी एंड एफ, और नेचर उसका क्या हो गया है? नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो एक चीज यहां पे कंफर्म हो गई है कि इमेज है वो इंफिनिटी पे नहीं बनी है, वो 13 सेंटीमीटर पे बनी है। तो एसर्शन इज करेक्ट। ठीक है, इट इज नॉट फॉर्मिंग एट इंफिनिटी। रीजन में गिवन है फॉर अबव गिवन सिस्टम द इक्वेशन 1/f=1/v + 1/u gives v=infinity। तो वो हमने जस्ट देख ही लिया है कि वो इसमें नहीं दे रहा है, v=infinity नहीं आ रहा है, v=13 सेंटीमीटर आ रहा है। तो रीजन इज इनकरेक्ट हियर। सो जो यहाँ पे अपने पास जो एसर्शन है वो करेक्ट है और रीजन क्या है? इनकरेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, अगर एसर्शन करेक्ट हो और रीजन इनकरेक्ट हो तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 इज अगेन अबाउट, इसके बारे में है ये है लेंस के बारे में। ओके, रीड करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है द अबव इमेज shows the formation of an image with an optical instrument. Identify the optical instrument shown schematically as a rectangle in the image। यानी कि जो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है उसमें एक्चुअली रेक्टेंगुलर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसका हमें नाम बताना है। तो यहाँ पे ये जो गिवन है, दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे ये जो है यहाँ पे उसका इमेज फॉर्म हो रहा है। तो दिस इज इमेज। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है उससे जो इंसिडेंट रे है दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है वो या तो प्रिंसिपल फोकस से पास होती है एक्चुअल में, या पास होती हुई नजर आती है। तो ये यहाँ पे देखो आप कि आफ्टर रिफ्रैक्टिंग, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है क्योंकि वो उस इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्ट पास कर गए। दैट मीन्स ये मिरर नहीं है, ये क्या है? एक लेंस है। और उस लेंस का नेचर हम पता करेंगे कि वो कौन सा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो यहाँ पे आप अगर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे उसका फोकस होगा। ठीक है, सॉरी, हाँ, इस पॉइंट पे इसका क्या होगा? फोकस होगा। और अगर आप देखेंगे तो यहां से वो लाइट रेज क्या हो रही है? आफ्टर रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल दिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो डाइवर्ज हो रही है। इट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम इट्स पाथ। अगर ये डाइवर्जिंग है तो वी कैन से दैट इट इज कॉनकेव लेंस। क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस होता है। दैट इज वाई it is confirmed that it is a concave lens। and इसका इमेज है वो इमेज भी उसी साइड पे फॉर्म हो रहा है जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और इनका जो डिस्टेंस गिवन है, इमेज का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द दैट ऑप्टिकल सेंटर, उसके ऑप्टिकल सेंटर से 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया क्या? कॉनकेव लेंस। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस केस।
तो साफ साफ नजर आ रहा है कि इट इज एन इमेज दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि कोई दो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, वो जस्ट दे आर अपियरिंग टू मीट। नाउ बेस्ड ऑन द मेजरमेंट्स गिवन इन द इमेज कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन। सबसे पहले तो उसका नाम लिख लेते हैं, लेंस का कॉनकेव लेंस की यहाँ पे बात हो रही है। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, ऑब्जेक्ट्स पोजीशन इट इज u इक्वल्स टू माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर, और इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, v इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो हमें इसका फोकल लेंथ पता करना है। टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ वी हैव टू यूज लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब यहां से हम फोकल लेंथ इसका पता कर सकते हैं क्योंकि वैल्यूज हमें गिवन है। नाउ फोकल लेंथ विल बी 1/f इक्वल्स टू 1/v इज माइनस ऑफ 10 माइनस 1 जो इमेज का सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है दैट इज माइनस ऑफ 20। तो इक्वेशन बनेगा 1/f इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/10 प्लस 1/20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास एलसीएम आ जाएगा 20 का। सो 1/f इक्वल्स टू 20 is LCM minus of 2 plus of 1. So it is 1/f equals to minus of 1/20, and it is 1 focal length is minus of 20 centimeter. So minus of 20 centimeter is the focal length of that lens। यानी कि माइनस आ गया, दैट मीन्स इट इज कॉनकेव लेंस, और उस लेंस का फोकल लेंथ है अपने पास 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ ऑफ दैट गिवन लेंस। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन गिवन है फॉर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स, दैट इज अंडर व्हाट कंडीशंस कैन ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज कब फॉर्म करता है, जब उसके ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between focus and the optical center। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो वो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। सेकंड, व्हाई डज अ पीस ऑफ पेपर कैच फायर इफ वी अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस ऑन टू द पेपर। अब जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, और वो जो भी सनलाइट उस पे, जो भी सनरेज उस पे इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे आर गोइंग टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट। और जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होगी उस पॉइंट पे आफ्टर सम टाइम द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेस ऑफ द पेपर विल बी गोइंग टू राइज, और टेम्परेचर राइज होगा तो वहां पे उस पेपर वो पेपर बर्न करना स्टार्ट कर देगा वहां से, जिस पॉइंट पे वहां पे लाइट रेज कन्वर्ज हुई है। और वो लाइट रेज कैसे कन्वर्ज होती है वो हम देख भी सकते हैं एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस है अगर उसका डायग्राम बनाएंगे तो लेट अस सपोज देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस
लेट अस सपोज ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और दिस पॉइंट इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, नेचर इज कॉन्वेक्स लेंस। नाउ देयर विल बी फोकल पॉइंट्स ऑन बोथ द साइड्स। रीजन इज यहाँ पे ये बाइफोकल लेंस है। सो दिस इज f1, this is f2, and this is 2f1, and this is 2f2। नाउ जो भी रेज यहाँ पे इंसिडेंट होगी, जो कॉन्वेक्स लेंस है उस पे सनलाइट जो इंसिडेंट होगी, तो वो सनलाइट एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएगी, एंड दैट पॉइंट एट दैट पॉइंट द लाइट रेज आर गोइंग टू फोकस एंड द पेपर विल स्टार्ट बर्निंग। तो उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे पैरेलली इंसिडेंट हुई है लाइट रेज। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद दे आर गोइंग टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, ऐसे बहुत सी लाइट रेज यहाँ पे आएगी, और वो सब प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। जितनी भी लाइट रेज आएगी वो प्रिंसिपल फोकस से पास करती जाएगी। तो इस पॉइंट पे पेपर बर्न स्टार्ट कर जाएगा। पेपर स्टार्ट्स बर्निंग। इस पॉइंट पे पेपर बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है अपने पास क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 इज फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अंदर हमें गिवन है कि देर आर देर आर थ्री रेजिस्टर्स, रजिस्टर ऑफ 4 ओम एंड देर आर टू रजिस्टर्स ऑफ 8 ओम। अब जो 8 ओम के रेजिस्टर्स हैं वो देखने से आप देखिए, इट इज दे आर सॉरी दे आर कनेक्टेड इन द ब्रांच सी डी। सी टू डी ब्रांच में वो कनेक्टेड है। अब ये दोनों रजिस्टर्स का आप स्टार्टिंग का एंड देखेंगे, इफ यू सी द स्टार्टिंग एंड ऑफ दीज 8 ओम एंड 8 ओम रजिस्टर्स, ये एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है एट दिस पॉइंट। और इनका जो फाइनल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, वो भी एक पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो एक ऐसा कनेक्शन या फिर एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पे रजिस्टर्स का स्टार्टिंग एंड एक पॉइंट पे कनेक्टेड हो, और उनका जो फाइनल पॉइंट, जो फाइनल एंड है, वो एक दूसरे एंड पे कनेक्टेड हो, यानी कि एक ही पॉइंट पे दोनों रजिस्टर्स ऐसे पैरेलली कनेक्टेड हो, तो दैट कनेक्शन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। मैं इन दोनों रजिस्टर्स की बात करूं तो ये पैरेलली कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और फिर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कंबाइनली इस 4 ओम रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक 8 वोल्ट का बैटरी भी लगा हुआ है, और बैटरी या सेल आप बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे दो एमीटर्स लगे हुए हैं, A1 एंड A2। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। फाइंड द फॉलोइंग in the electric circuit given in the figure, effective resistance of two 8 ohm resistors in the combination। यानी कि इन दो 8 ohm resistors का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें पता करना है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। तो वी कैन राइट हियर क्वेश्चन नंबर 34 पार्ट ए, इफेक्टिव इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ओके, इफेक्टिव रेजिस्टेंस of the combination of two 8 ohm resistors।
तो एक तो हमें पता चल गया यहाँ पे कि सिंस दे आर कनेक्टेड पैरेलली, पैरेलली कैसे हैं, ये 8 ओम का है और दूसरा भी 8 ओम का है, और ये पैरेलल कनेक्शन है। फॉर पैरेलल कनेक्शन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, जहां पे R1 एंड R2 ये दोनों हम इनका वैल्यू गिवन है अपने पास, 8 ओम एंड 8 ओम है। तो इक्वेशन अपने पास बनेगा 1/Rp इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/8, और ये हो जाएगा 1/Rp। अगर दो सेम वैल्यू, दो सेम फ्रैक्शन है तो उनका न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, तो इट इज 2/8 एंड 1/4, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है इनका, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया है 4 ओम। तो जो पैरेलल कनेक्शन है 8 ओम एंड 8 ओम का, उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टर है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस दैट इज 4 ओम। यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर हम उन दो 8 ओम के रेजिस्टेंस को हटा के वहां पे एक सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं उस सर्किट के अंदर, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस उस सर्किट के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि उतना ही इफेक्टिव होगा जितना कि वो दो 8 ओम के रेजिस्टेंस है। उस सर्किट को अगर अपन चाहे तो रीड्रॉ भी कर सकते हैं, जिससे ज्यादा क्लैरिटी होगी। क्वेश्चन का पार्ट सेकंड ये कह रहा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टर, ये वाले 4 ओम से कितना करंट पास कर रहा है वो हमें पता करना है। तो लेट अस रीड्रॉ दिस सर्किट। यहाँ पे एक 8 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे एक 8 वोल्ट का सेल लगा दिया, और यहाँ पर एक 4 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है, और इनको कुछ नाम भी दिया हुआ है शायद, हाँ, टर्मिनल ए फिर बी सी। तो ये वाला पॉइंट ए है इसका, और यहाँ पे एक पॉइंट बी है, ठीक है, और यहाँ पे एक एमीटर कनेक्टेड है A1, और ये पॉइंट सी हो गया, और पॉइंट सी और डी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने पता कर लिया है, दैट इज 4 ओम। तो इट इज 4 ओम, और ये पॉइंट डी है अपने पास। पॉइंट डी वाली विंग में एक एमीटर और लगा हुआ है, तो उसको भी हमें कनेक्ट करना रहेगा, A2। और इसके बाद ये यहाँ पे शायद फाइनली ज्वाइन है, हाँ, एक की भी लगा हुआ है, तो की को भी हम ऐड कर लेंगे सर्किट के अंदर। और इस एंड का नाम है ई। ओके, अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये 4 ओम रजिस्टर, यानी कि द ब्रांच ए सी एंड ब्रांच सी डी, दे आर हैविंग रजिस्टर्स ऑफ 4 ओम एंड 4 ओम, एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। ए सी एंड सी डी है, उनका जो रजिस्टर्स है वो सीरीज में है। अब इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, या फिर नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज आर नेट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। यहां पे R1 और R2 का वैल्यू है 4 ओम एंड 4 ओम, तो इट इज आर नेट इक्वल्स टू 4 ओम प्लस 4 ओम। और ये R1 प्लस R2 कब करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 8 ओम,
ठीक है, 8 ओम अपने सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है। नाउ इस सर्किट का इक्विवेलेंट करंट कितना आएगा? इक्विवेलेंट या नेट करंट कितना पास करेगा इस सर्किट से? ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, तो करंट विल स्टार्ट पासिंग थ्रू 4 ohm and 4 ohm resistors such as क्लॉकवाइज करंट पास करेगा। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दैट इज V इक्वल्स टू आई आर। यहां पे करंट कितना आ जाएगा? करंट I वुड बी V अपॉन R, जहां पे V का वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 8 वोल्ट्स, और R जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो भी 8 ओम है। तो यहां पे जो नेट करंट आएगा, नेट करंट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है। अब हमें पता है कि अगर सेल या बैटरी के साथ कोई भी रेजिस्टर सीरीज कनेक्शन में या सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होता है तो उसमें इक्वल, यानी कि पूरे सर्किट में जितना करंट बह रहा होता है उसमें भी उतना ही फ्लो करेगा। तो इसमें भी करंट आई फ्लो कर रहा है, और ये वाले पोर्शन में भी करंट आई फ्लो कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ना कि 8 ओम के रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं। तो ये वाले 4 ओम में कितना करंट फ्लो कर गया? करंट पासिंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर इज 1 एम्पियर। तो वी कैन राइट हियर द करंट passing through 4 ohm resistor is 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट उससे पास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या गिवन है? नेक्स्ट पार्ट में गिवन है, पार्ट बी में गिवन है अपने पास ओके, पार्ट बी में अपने पास अगेन ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर यहाँ पे जो दो 24 ओम के रेजिस्टर्स है, ये भी अगेन किस में है? ये जो टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये। पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने का एक तरीका और भी होता है, क्योंकि यहां पे आप देखिए जो करंट है, टोटल करंट है उस सर्किट की, मान लो वो आई है, तो इस पॉइंट पे आके वो करंट क्या हो रही है? स्प्लिट हो रही है। ठीक है, और वापस इस पॉइंट पे आके रिजॉइन कर रही है, और यहां से पास कर रही है सेम करंट आई। तो जो यहाँ पे एमीटर्स लगे हुए हैं ए वन एंड ए टू, उनसे सेम करंट पास हो रहा है, वो हमें देख के ही पता चल गया, क्योंकि वो सीरीज में लगे हुए हैं और उनमें कोई अलग से नहीं लगा हुआ है। और ये की हो गया, ठीक है, और ये बैटरी हो गया जिसका 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो इन 12 ओम के साथ अगेन किसमें है? सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो इस सर्किट को हम सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है करंट इन द 12 ओम रेजिस्टर। अगर 12 ओम में करंट हमें पता करना है तो हमें नेट रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा। तो चलिए पता करते हैं। 24 ओम और 24 ओम दोनों रेजिस्टर्स किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो सिंस टू रेजिस्टर्स of 24 ohm each are connected in parallel combination.
अगर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/RP इक्विवेलेंट टू 1/24 प्लस 1/24 और इक्वल टू हो गया 2/24 और ये अपना आ गया 1/RP इक्विवेलेंट टू 1/12 और इट इज RP इक्वल्स टू 12 ओम। यानी कि जो यहाँ पे 24 ओम और 24 ओम रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं उनका इक्वल रेजिस्टेंस आया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है 12 ओम। यानी कि यहां पर इसका इक्विवेलेंट हो गया है 12 ओम। अब ये जो 12 ओम है वो 12 ओम ये वाले 12 ओम के साथ सीरीज में लगा हुआ है। अब सीरीज में लगा हुआ है तो हमें इसका पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में यहां पे अपने पास द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सीरीज में है ये कनेक्शन, ठीक है। आरपी एंड 12 ओम आर इन सीरीज। अब सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां पे अपने सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा दैट इज आरपी प्लस 12 ओम, यानी कि ये वाला जो 12 ओम है वो, तो आर नेट इक्वल्स टू आरपी भी 12 आया है तो इट इज 12 प्लस 12 ओम इक्वल्स टू 24 ओम। तो सर्किट का पूरा जो नेट रेजिस्टेंस है दैट इज 24 ओम्स। 24 ओम का नेट रेजिस्टेंस आया है। तो इस पूरे सर्किट में नेट करंट कितना फ्लो करेगा? नेट करंट इन द सर्किट, नेट करंट इन द सर्किट। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। अब v का वैल्यू कितना है 8 और r का कितना आया है 24, तो द वैल्यू ऑफ i विल बी 0.25 एम्पियर या फिर 1/4 एम्पियर भी बोल सकते हैं। सो दिस मच ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू इन दिस सर्किट। इस सर्किट में 0.25 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अगर यहां पे 0.25 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो आप देख सकते हैं 12 ओम से कितना कर रहा है, 12 ओम से कितना कर रहा है 0.25 एम्पियर का कर रहा है, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा 0.25 एम्पियर। सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ एमीटर A1 एंड A2 इफ एनी। नो, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। आप देख सकते हैं A1 एंड A2 में सेम करंट है, यानी कि ये वाले से भी कितना आई करंट ही तो फ्लो कर रहा है। वो अलग बात है कि यहाँ पे 24 ओम में वो पहले डिवाइड हुआ फिर अगेन इस पॉइंट पे आके वो कलेक्ट हो गया। तो A1 और A2 दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो इनमें रीडिंग्स भी सेम आएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और गिवन है यहाँ पे, यू आर गिवन 4 रेजिस्टर्स ईच हैविंग रेजिस्टेंस R ओम, find the maximum and minimum resistance that can be made with these 4 resistors। यानी कि यहाँ पे जो 4 इक्वल R ओम के रेजिस्टर्स हैं उन पे मिनिमम और मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना बन सकता है उनसे कोई भी कॉम्बिनेशन लगा के। तो हमें पता है कि अगर हमें मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करना पड़ता है। फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस we connect resistors in parallel combination। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर उनको करेंगे तो अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 1/RP इक्वल्स टू 1/R, क्योंकि चारों का वैल्यू सेम है R तो हमें 1/R रखना पड़ेगा। सो 1/R
4 times 1 upon r is 4 upon r, so it is 1 upon rp equals to 4 upon r, और ये वैल्यू आ गया अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, कितना आ गया है, अगर वो पैरेलली कनेक्टेड है तो इट इज r by 4, एंड दिस इज मिनिमम रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन से मिनिमम रेजिस्टेंस हमें मिल गया है, ये मिनिमम रेजिस्टेंस है। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए हमें इन जो चारों रेजिस्टर्स हैं उनको सीरीज में कनेक्शन करना पड़ेगा, उनका सीरीज कॉम्बिनेशन मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो सीरीज में अगर उनको ऐड करेंगे तो इट इज आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, इट इज आर एस इक्वल्स टू 4r। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हमें उन चारों रेजिस्टर्स को कनेक्ट करने पे 4 ओम के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे रहा है, और एक ऐसा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है जिसमें आर बाई 4 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है। अब सेकंड पार्ट में पूछा है, इसमें पार्ट बी में, अ कॉपर वायर हैज ए लेंथ 2 मीटर्स, ओके, गिवन है इसमें, लेंथ ऑफ कॉपर वायर L1 इज 2 मीटर्स, यानी कि उसका जो लेंथ है वो 2 मीटर्स है, and cross sectional area is 0.5 millimeter square, and resistivity is rho equals to 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm into meter. Calculate the resistance of another wire made of the same material whose length is twice the length of the wire but has the same cross sectional area। यानी कि हमने एक जो कॉपर वायर है जिसका लेंथ 2 मीटर का है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर है, और रेजिस्टेंस जो सॉरी जो रेजिस्टिविटी रो है, उसी सेम वायर का हमने एक नया रेजिस्टेंस वायर बनाया है, यानी कि कॉपर का ही हमने एक नया रेजिस्टेंस वायर बनाया है जिसका लेंथ हमने ट्वाइस कर दिया, यानी कि पहले 2 मीटर था तो अब 4 मीटर हो गया है, बट क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रखा है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है ये हमें पता करना है। तो गिवन चीजें लिख लेते हैं पहले। एरिया गिवन है, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हुआ है तो मैं ए से डिनोट कर दे रहा हूं, 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो मिलीमीटर स्क्वायर को पहले मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 1 मिलीमीटर इज 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर्स, और स्क्वायर है तो स्क्वायर 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर हो गया है, और इट इज 0.5 को आप करेंगे मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 6 से, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर स्क्वायर। और रेजिस्टिविटी गिवन है इसका, कॉपर वायर का रेजिस्टिविटी है रो इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम इंटू मीटर। अब इसी सेम कॉपर वायर का ही रेजिस्टर सेकंड रेजिस्टेंस बनाया है, तो उसका रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होगा क्योंकि एक मटेरियल का एक ही रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है। सेम वायर है, यानी कि सेम मटेरियल है, सॉरी वायर नहीं है, कॉपर है तो रेजिस्टिविटी भी सेम होगा। तो जो रेजिस्टेंस आएगा दैट इज R इक्वल्स टू रो L बाई ए। अब यहाँ पे जो लेंथ है वो पहले का ट्वाइस है L1, यानी कि 2 इंटू पहले 2 मीटर था तो ये हो गया है 4 मीटर्स नाउ, और एरिया सेम है तो हमें उसको चेंज नहीं करना है। तो रेजिस्टेंस इज R इक्वल्स टू रो का वैल्यू है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू लेंथ इज 4, और एरिया है 5 इंटू 10 पावर माइनस 7, और ओम इसका यूनिट हो जाएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट कितना होता है, ओम होता है।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज 10⁻⁻7 है, ये ऊपर 10⁻⁻8 है, तो इट इज -1 बचेगा। और -1 है तो इट इज 0.17 × 4 डिवाइड बाई 5 ओम। और इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज 0.17 × 8, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे 10 हो जाएगा ओम। और इट इज R इक्वल्स टू 17 8 जा 136। ओके, सो इट इज 0.136 ओम। इतना उसका रेजिस्टेंस आएगा जो नया वाला वायर है। आई होप यू गॉट द आइडिया। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।